नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम ये जो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म बनाई है, इसके पहले भी वो ताशकंद फाइल्स नाम की फाइल वो बना चुके हैं। तो इसमें हमारे देश में, हमारे भारतीय समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय अवाम ताकत दल ने भी इसके विषय में कुछ तथ्य, कुछ विचार व्यक्त किए थे और अब उन्हीं तथ्यों और विचारों के परिप्रेक्ष्य में जो उस तथ्य को छुपाने की जो साजिश चल रही है उसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को जानना आवश्यक है। तथ्य क्या थे? जो भी कश्मीर की दुर्दशा है, जो भी उसमें हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो मैंने कि इतना शर्मसार करने वाला व्यवहार हुआ और जिस स्थिति को प्राप्त हुए हैं वो यानी वर्णन के द्वारा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के द्वारा जो है वो यानी बांधे जाने वाला विषय नहीं है। उसको सोच करके दिल बैठ जाता है कि अपने ही देश में ये दुर्दशा हमारे भारतीय भाई बहनों के उस तबके के साथ हुई है। तो पूरा देश और पूरे देश की मानसिकता बिल्कुल शर्मसार है, ये तथ्य है। लेकिन उसके साथ साथ तथ्य ये भी है कि वो जो इस तरह से ये घिनौनी स्थिति आई और उससे मुतल्लिक जो है और भी जो समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं कश्मीर की, उसकी जड़ में वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। इसके विषय में कई तथ्य भी बताए गए थे कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एजेंट था। भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की ये साजिश थी कि कश्मीर जो है पाकिस्तान के हवाले होना चाहिए। तो उसी साजिश को ये अंजाम दे रहा था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कि किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हवाले हो जाए। ये गद्दारी ये कर रहा था और उन्हें उसी मैंने भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के मंसूबों को क्या मंसूबा था कि जम्मू कश्मीर
पाकिस्तान के हवाले हो। तो उसी संबंध में इसने कई गद्दारियां की। जब उसमें सफल नहीं हो सका ये हमारा ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू, तो उसमें एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था कर दी, वो धारा 370 और धारा 35A के द्वारा, कि जम्मू कश्मीर भारत के खर्चे पर तो पलेगा, भारत का संसाधन खाएगा, लेकिन स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा होने के कारण भारत का उस पर कोई सीधा उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। इतनी विकट स्थिति पैदा करने वाला ये संवैधानिक छल करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू धारा 370 और धारा 35 से जुड़वाया। अब जब कोई कंट्रोल नहीं रहा तो वो जो है कश्मीर जो है अलगाववादियों का, पाकिस्तान परस्तों का और आतंकवादियों का एक स्वर्ग बन गया और पाकिस्तान का एक तरह से उपनिवेश बन गया। तो कश्मीर जो है पाकिस्तान का वह उपनिवेश जो आतंकवादियों, पाकिस्तान परस्तों और आतंक और अलगाववादियों का स्वर्ग। ये वह स्थिति है। तो इसकी जड़ में वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है जो पूरे देश को जानना चाहिए। लेकिन अब वो साजिश क्या चल रही है, इस तथ्य को इधर उधर घुमाने की और छुपाने की। और उसी JNPC जो कि उसका जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की जो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है और वही इस तरह की सारी समस्याओं की जड़ में है, उसको ढकने के लिए ये JNPC और JNPC के लोग इस तरह का तर्क ये फैला रहे हैं, इस तरह का झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। तो JNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज, जिसका कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एजेंट था वो, तो उसकी इस करतूत को छुपाने के लिए JNPC वाले इस तरह का झूठ और अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने 1990 में जब ये घटना हुई उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और उस सरकार को बीजेपी जो है बाहर से समर्थन दे रही थी। या एक तरह का और प्रस्तुत कर रहे हैं सब कि वो जगमोहन जो गवर्नर था, राज्यपाल था, वो बीजेपी का आदमी था। ऐसी तर्क दे करके ये JNPC वाले नेहरू की गद्दारियों के पाप को ढकने की ये साजिश कर रहे हैं JNPC वाले। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ की ये तथ्य है कि इस तरह की समस्या की जड़ में वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए, ढकने के लिए और उसको डाइग्रेस करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए तमाम साजिशें चल रही हैं। तो एक साजिश तो इसकी JNPC की चल रही है, दूसरी जो है उसी स्तर की साजिश जो है बीजेपी की चल रही है, जिससे कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियाँ या उसके गद्दारी के पापों को ढका जा सके। उसी तरह की गद्दारी बीजेपी वाले कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर के। उसको हिंदू बनाम मुस्लिम, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ एक नफरत फैलाने की साजिश जो है बीजेपी वालों की है। और उनका दो अपराध है इसमें। नेहरू का नाम तक नहीं लेते हैं, मतलब नेहरू की भारत के खिलाफ वो सारी गद्दारियां जो कि वो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एजेंट बन करके भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में जो है ये कश्मीर को
पाकिस्तान के हवाले करना या ऐसी स्थितियाँ उसमें पैदा करना कि वो पाकिस्तान वो कश्मीर जो है पाकिस्तान का एक उपनिवेश बन जाए, जो कि आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पाकिस्तान परस्तों का स्वर्ग बन जाए। इस तरह की उसकी गद्दारी थी वो नेहरू की। तो इस सारे तथ्य को छुपाने के लिए बीजेपी वालों ने ये फाइल बना करके हिंदू बनाम मुस्लिम और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर निशाना साधने की साजिश की है। तो ये अपराध जो है बीजेपी वालों का है। पहला अपराध जो है मैंने बताया कि जिसकी ये करतूत है नेहरू की, उसको छुपाने के लिए इस तरह का तर्क झूठ फैला रहे हैं कि जिसमें हुआ उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, बीजेपी उसको बाहर से समर्थन दे रही थी, तो यही दोनों जिम्मेदार हैं। और जगमोहन जो कि उसमें राज्यपाल था जम्मू कश्मीर का, वो बीजेपी का आदमी। तो इस तरह की साजिश किसकी चल रही है? जीएनपीसी की, बीजेपी की साजिश चल रही है कि इसको जो हिंदू बनाम मुस्लिम करके जो है चुनावी माहौल बनाया जाए। और बीजेपी भी नेहरू की गद्दारियों को छिपाने की साजिश करे, जो असल इसके लिए जिम्मेदार है। और ये बात यहीं तक नहीं है, जी न्यूज का एक एंकर है सुधीर चौधरी, वो रात के 9 बजे एक प्रोग्राम लेके आता है, डीएनए, डेली न्यूज एंड एनालिसिस, डीएनए। ये हमारे देश के लोगों को जानना जरूरी है कि जी न्यूज जैसे, रिपब्लिक भारत जैसे और इंडिया टीवी, ये इस टाइप के हैं जो कि दिखाते हैं कि वो कुछ बीजेपी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में कुछ बातें कहते हैं। ये उनका दिखावा है, लेकिन उनके मन में बसा हुआ है सिर्फ जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस। और जीएनपीसी के गद्दारों की गद्दारी को किस तरह से ये छिपाते हैं जी न्यूज़ वाले, इंडिया टीवी वाले और रिपब्लिक भारत वाले, इसको भी जानने की आवश्यकता है। तो ये सुधीर चौधरी एक बार भी नहीं कह रहा है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो जिस तरह का घिनौना बर्ताव हुआ और जिस अवस्था को इसी आज़ाद भारत में प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फ वो हमारा ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार नेहरू ही जिम्मेदार है। वो एक शब्द नहीं बोल रहा है। वो ये बोला है कि विवेक, बोल क्या रहा है, विवेक अग्निहोत्री को धमकियां मिल रही हैं। उसके कहने का मतलब कि उसको धमकी देने वाले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कुछ लोग उसको धमकी दे रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहा है सुधीर चौधरी कि वो हिजाब पर जो फैसला देने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, उनको भी धमकी मिल रही है। सिर्फ एक निशाना, इस तरह के एक एंकर हैं, सिर्फ हिंदू बनाम किसी भी मुद्दे को जिसका कि समाधान बहुत आसान हो भी सकता है, इसको जो है न्यूज़ चैनल वाले उसको हिंदू बनाम मुस्लिम बगैर बनाए जो है उसको छोड़ते नहीं। और इस देश का दुर्भाग्य है कि हिंदू बनाम मुस्लिम के मुद्दों को लेकर के तमाम जो है चर्चाएं, तमाम भेद विभेद यानी फैलाने का एक इसका दुर्भाग्य रहा है। और इसी बात से भारतीय जनता दल बहुत ही व्यथित है। व्यथित तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसी समस्या को दूर करने के लिए ही ये प्रयास में लगा हुआ कि हमारे देश में भारतीयता का माहौल हो और इस तरह की प्रवृत्तियों को बहुत अच्छे से उसको कुचला जाए। तो न्यूज़ चैनल वाले भी सिर्फ नेहरू की गद्दारी को छिपाने के लिए तमाम इस तरह के वो साजिश, न्यूज़ चैनल की तरह और भी चैनल होंगे जो कि नेहरू की गद्दारी छिपाने के लिए इस तरह की साजिश करते हैं।
भाई जब तक मुख्य अपराधी को के विषय में जानकारी नहीं, मुख्य अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, तो इस तरह के अपराध जो है कम कैसे होंगे, खत्म कैसे होंगे? यही तो अपराध जो है हमारे देश में हो रहा है। मुख्य अपराधी है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को छिपाने के लिए जो है तमाम जो कश्मीरी फाइल बनी और एक शब्द नहीं, एक शब्द उसमें है नहीं वो कश्मीरी फाइल में। इसी प्रकार ये विवेक रंजन अग्निहोत्री महोदय ने ताशकंद फाइल बनाई और इंदिरा गांधी का जो इंदिरा गांधी जो कि मुख्य इसकी किरदार थी, मुख्य अपराधी थी, उसके विषय में एक शब्द नहीं। तो ऐसी फाइलों को बनाने से क्या फायदा, क्या लाभ? सिर्फ मुख्य अपराधी के अपराध को छिपाने की एक साजिश। तो मेरी एक सलाह है विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोगों को, फाइल बनाइए, लेकिन मुख्य अपराधी को छिपाने की साजिश कम से कम देश की खातिर मत करिए। ताशकंद फाइल आपने बनाई, मुख्य अपराधी जो गद्दार इंदिरा गांधी थी उसको आपने बचाया, उसको आपने छिपाया। ये कश्मीर फाइल बनी और कश्मीर की सारी समस्याओं की जड़ में गद्दार नेहरू है, उसको आपने वो छिपाया। और हमारे देश में भारत विरोधी ताकतें हैं जो कि इसका फायदा बस हमारे समाज को कमजोर करने में लगी रहती है। और उसमें सबसे आगे है ये बीजेपी। जब बीजेपी के साथ है, बस हिंदू बनाम मुस्लिम करने में वो सब बहुत आगे रहते। तो ये चैनल वाले तो हर मुद्दे को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना करके नफरत का एक जो है सिलसिला, यानी क्या करने वो रोल बैक वो जो है शुरू कर देते। तो ये अपराध जो है इसे बीजेपी से हो रहा है। और ऐसा करना जो है, देखिए, जो भी नफरत के द्वारा हमारे भारतीय समाज को कमजोर करने की कोशिश या साजिश करता है, या दूसरे शब्दों में हमारे भारत को कमजोर करने की कोशिश साजिश करता है, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे जी न्यूज़ जैसे और भी चैनल हों, वह देश के गद्दार है। जरूरत है कि हमारे भारतीय समाज को मजबूत किया जाए। ये बहुत ही माने आंतरिक खतरों से ये जूझ रहा है। कुछ वामदल तो बराबर चीन से पैसा लेकर के चीन के एजेंडे को कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए अंदर से, वो साजिश कर रहा है। और वो वामदलों का तो हिस्सा भी दूसरा है। वो सरकार बनाए न बनाए, वो सरकार बनाए न बनाए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके 100 एमएलए आते हैं या 2 एमएलए आते हैं, इस पर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके 50 एमपी हों, उनके 2 एमपी हो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो पकड़ है हमारे भारतीय समाज के जिन तबकों पर, उस पकड़ के द्वारा वो भारत को हर वक्त जो है अस्थिर करने की, भारत की प्रगति को रोकने की और भारत को अंदर से कमजोर करने की वो साजिशें वो चलती रहती है। उसके विषय में तो बीजेपी फैलाते हैं कि कम्युनिस्ट वाम दल खत्म हो गए। अरे वाम दल खत्म हो गए चुनावी मैदान से, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं और भारतीय समाज के जिन क्षेत्रों में जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी पकड़ है वो बदस्तूर है। जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं उनमें कम्युनिस्टों की पकड़ है। जितने भी कर्मचारी संघ हैं, वो कर्मचारी चाहे सरकारी हों, अर्ध सरकारी हों, निगम के हों, केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, और यहाँ तक कि निजी उद्योगों को हो, उनमें इन कम्युनिस्टों की अच्छी पकड़ है। फिर इसके बाद
किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसान मजदूर संगठन हो, इनमें भी इनकी पकड़ रहती है। और इन सबों ने गद्दार इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ ऐसी मूर्धन्य शिक्षण संस्थान बनवा करके वो वहाँ जाके बैठ गए हैं, जैसे कि JNU और यादवपुर यूनिवर्सिटी। और वहाँ पर जो बौद्धिक वर्ग निकल रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रवेश कर रहा है, चाहे न्यायपालिका में प्रवेश कर रहा हो, चाहे मीडिया में प्रवेश कर रहा हो, चाहे एक बौद्धिक वर्ग जो तैयार होता हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी में प्रवेश कर रहा हो, तो वहाँ भी ये जहर कैंसर की तरह ये फैल रहे हैं। इस बात को बीजेपी वाले जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं कदाप नहीं इसका खुलासा करते, बल्कि वो कहते हैं कि बांग्ला खत्म हो गया। तो इस प्रकार बीजेपी वाले भी इस देश की बहुत खतरनाक दुश्मन है। तो बात चल रही थी कश्मीर फाइल्स की, कश्मीर फाइल्स वाली फिल्म की, और इसमें बस उत्साह में या अति उत्साह में कुछ बीजेपी समर्थित सरकारें उसको टैक्स फ्री कर रही हैं। तो यानी देश के खिलाफ साजिशें सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक केजरीवाल है जो कि JNPC का दूसरा अवतार है। और एक बात मैं बता दूं, इस खतरनाक जो ये केजरीवाल है, और बहुत ही खतरनाक, बल्कि JNPC से भी और ज़्यादा खतरनाक है। होता है कभी, आप साइंस पढ़िए, जो उसका ब्रीड होता है, यानी कांग्रेस की ही ब्रीड वो है, कौन है ये केजरीवाल। ये कांग्रेस से भी अधिक या JNPC से भी अधिक हुई, ये खतरनाक हुई है। और उसके साथ जो एक और खतरनाक जो संबंध में बात कही जाती है, जैसे अजीत भारती है, उसके विषय में तमाम व्यक्तिगत बातों को लेकर के, किसी की व्यक्तिगत बातों को लेकर के उसके राष्ट्र के खिलाफ पापों को ढकने की कोशिश आजकल चल रहा है। सिर्फ व्यक्तिगत बातों में उलझा करके, वो व्यक्तिगत रूप में कितना वो गिरा हुआ आदमी है, कितना झूठ बोलता है, वो उतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक तो हो सकता है, बात हम नहीं करते, लेकिन जो देश के खिलाफ गद्दारी करता है ये केजरीवाल, इसके प्रति संवेदना को रोकने वाले अजीत भारती जैसे लोग। व्यक्तिगत बातों में मत उलझाइए, व्यक्तिगत रूप से वो झूठा है, कुछ भी है व्यक्तिगत बातों में। और एक बात मैं बता दूं कि व्यक्तिगत बातों को लेकर के कभी कभी ये तर्क दिए जाते हैं, ये बीजेपी के जो जितने सिपहसालार हैं यूट्यूब पर, वो व्यक्तिगत बातों को ही लेकर के जनता को उलझाए रहते हैं, लेकिन देश के संबंध में, राष्ट्र और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में वो कितना खतरनाक है, इस बात को हमेशा ढकने की कोशिश करते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण है ये गद्दार राहुल गांधी। राहुल गांधी इस देश के लिए कितना खतरनाक है, कितना बड़ा गद्दार है। बीजेपी वाले उसको देश के लिए खतरनाक और देश के लिए गद्दार के रूप में न देखा जाए, इसकी हमेशा साजिश करते रहते हैं। बीजेपी के जितने भी सिपहसालार हैं उसको इस तरह से पेश करते हैं कि वो विरोध पक्ष का नेता है नंबर 1, वह जो है कुछ नासमझ है नंबर 2, परिवारवाद चलाता है वो नंबर 3, और उसको बोलने की तमीज नहीं है, और राष्ट्रीय मुद्दों पर उसकी समझ नहीं है, और अधकचरा उसका मस्तिष्क है, और अधिक से अधिक वो पप्पू है। इन सारी बातों को पेश करके बीजेपी वाले इतने खतरनाक गद्दार राहुल गांधी की गद्दारी को, राहुल गांधी को भी, उसकी गद्दारी के पाप को भी, दोनों को ढकने की साजिश करते हैं। यही चीज इस मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसी प्रकार नेहरू की भी गद्दारियों को छिपाने के लिए ये साजिश करते रहते हैं बीजेपी वाले।
इंदिरा गांधी की भी गद्दारियों को छुपाने के लिए साजिश करते रहे बीजेपी वाले। और कभी कभी तो खुल करके जो गद्दारी वो ये इंदिरा गांधी करती है भारत के खिलाफ, बीजेपी वाले खुल करके अटल बिहारी वाजपेयी जो है उसी गद्दार इंदिरा गांधी को दुर्गा बोलता था। यह देश भूला नहीं है। तो और गद्दारों को छिपाने का और भी इनके पास तरीके हैं। कन्हैया कुमार ने जब नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको बीजेपी वालों ने खतरनाक गद्दार नहीं कहा, बोला बस टुकड़े टुकड़े गैंग। गद्दार के रूप में ये सब जो प्रचारित करते और गद्दार के रूप में वो पेश होता तो पूरा देश मांग करता है कि इस गद्दार कन्हैया कुमार जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको जो है देशवासी जागरूक होकर कहते कि इसको बाहर निकालो या इसको वहीं भेज दो। बीजिंग, चीन की जो राजधानी, वहीं जाकर के नारा लगाया कि बीजिंग तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बीजिंग की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। वो ऐसा नारा जो है वो भारत को ही वो कमजोर पाया है, भारत को ही कमजोर समझा है और यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या था, मानसिकता को कमजोर पाया था, तभी तो वो नारा लगा करके ठाठ से घूम रहा है मोदी जी के शासन में, और जाकर के जो है वहीं जाकर के गिरा जो कि इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, इस देश को बर्बाद करना चाहता है। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, वहीं जाकर के इसको उसके अनुसार जगह मिली, क्योंकि वो खुद जीएनपीसी इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, इस देश को बर्बाद करना चाहता है। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी। लेकिन उसको मैंने वहां तक पहुंचने में मदद किसने की? ये राष्ट्रवादी, नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय ने, जो इतना खतरनाक नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इन्होंने अदालत को सौंप दिया, और जो कि सेना को सौंपना चाहिए था, क्योंकि उसने हमारे देश की संप्रभुता पर हमला किया था, हमारे देश की सॉवरेंटी पर, हमारे देश की सार्वभौमिकता पर आक्रमण किया था। तो मोदी महोदय आपकी राष्ट्रवादिता की असलियत हमारे देश के लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, और एक दिन आप जो है पूरे देश के लिए असह्य बन जाएंगे आप। तो साजिश जीएनपीसी वाले, बीजेपी वाले ही नहीं कर रहे हैं, उससे अधिक साजिश ये गद्दार केजरीवाल कर रहा है। उसको विधानसभा में जो है वो पेश करके कह रहा है कि हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, हमारे कश्मीरी पंडितों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, और इस फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया जा रहा है। देखिए, सिर्फ यहीं तक ये बात की जाए कि ये गद्दार केजरीवाल इस तरह से कह रहा है, हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। कौन लोग इसको जानते हैं कि ये देश का गद्दार है? कौन लोग इसको वोट कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। भारतीय जनता दल ने तो बिल्कुल सोच रखा है कि प्रत्येक भारतीय भाई बहन से बिल्कुल सीधा सवाल करके पूछा कि गद्दारों को वोट करना और देश पर कलंक थोपना ये कब तक चलता रहेगा? हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल होना, और जो है इस जीएनपीसी को सबसे अधिक एमपी के साथ सरकार बनाना, ये कब तक चलता रहेगा? ये सवाल भारतीय जनता दल प्रत्येक भारतीय भाई बहन से पूछेगा जरूर, और विशेष करके पंजाब में जो रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन है, चाहे हमारे सिख आस्था वाले भारतीय, उनसे भी जरूर पूछेगा कि आप देखिए, हालांकि वो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन सिर्फ सिख आस्था वाले भारतीय बहनों के ही नहीं है, पंजाब के नहीं है, वो हमारे भी हैं।
वो हमारे भी भारतीय भाई बहन हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता दल उनसे पूछेगा कि आप तो जो है भोगी हैं, दर्द तो हमको भी हुआ, लेकिन आप सीधा जो उसके भोगी हैं, क्यों जो है इसे कत्ल करने वाली एनपीसी को आप लोगों ने वोट किया। और देखिए इसकी साजिश कि जिसमें ये घिनौना कत्लेआम चल रहा था, तो एनपीसी का वो गद्दार राजीव गांधी कह रहा है बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह बोल करके वो निकल गया। और इसके बाद जो है और सबसे अधिक एमपी के साथ उसकी सरकार बनती है 1984 में। और इसके बाद जो है कई बार जो है इसी एनपीसी की सरकार बनती है आपके पंजाब में। जितने भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो तभी एनपीसी को वोट मिलते हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है। वो माने रोजी रोटी है, किसानों की समस्या है, ये समस्या पीछे रखिए। यह देश की अस्मिता का सवाल है और देश की सुरक्षा का सवाल है और देश का सवाल कि गद्दारों को, कत्ल करने वालों को, सामूहिक नरसंहार करने वालों को वोट क्यों मिल रहा है। बाद में इन सबों ने कैसे उसको ढका है वो भी एक बहुत बड़ी साजिश है। उसका तो हिसाब वो ये देश लेगा ही। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये जवाब बिल्कुल चाहता है कि जो है जो संगठन, जो राजनीतिक तंजीम जो है इस तरह से यानी सामूहिक नरसंहार करवाती है और जो उसका भोगी है वही जो है उसको वोट कर रहा है, तो इस मानसिकता से सवाल है। तो उसी प्रकार केजरीवाल की तमाम हम बुराई करें, सब बात बताएं, लेकिन इस गद्दार केजरीवाल को कौन लोग वोट कर रहे हैं, कौन सी मानसिकता इसको वोट कर रही है, इसको ढूंढना है, इसका समाधान देखना है। यह है सिर्फ कुछ लोग केजरीवाल की व्यक्तिगत बातों को लेकर के, तो व्यक्तिगत बातों पर भी बात आई है। व्यक्तिगत चरित्र भी व्यक्तिगत चरित्र भी काफी समस्याओं की जड़ होता है, काफी समस्याओं का वो कारक होता है। और कुछ का काफी ऐसे जो पब्लिक फिगर हैं तो उनका व्यक्तिगत चरित्र बड़ा घिनौना किस्म का है। और उसमें सबसे टॉप पर आता है ये नेहरू खानदान। और नेहरू खानदान की जो है ये इंदिरा गांधी व्यक्तिगत रूप से यानी काफी खबरें थी कि व्यक्तिगत रूप से इसका चरित्र बहुत गिरा हुआ था। और कई बार जब मामला उठा लोकसभा में तो उसने यही तर्क दिया, इस गद्दार इंदिरा ने यही तर्क दिया, भाई चूंकि मेरा यह व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत बातों में कोई न झांके। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक माकूल और उचित फैसला दिया और वो फैसला सभी को जाना जरूरी है। वो अंग्रेजी में कहा, वंस ए फिगर becomes ये public property or once a man enters into a public life, nothing is private। कहने का मतलब है कि एक बार जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में चला आता है तो वह पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, सार्वजनिक जीवन की हस्ती वो बन जाता है। इसलिए उसका कुछ भी जो है प्राइवेट नहीं है, सब कुछ जो है सार्वजनिक है। तो व्यक्तिगत जीवन में भी
व्यक्तिगत जीवन को भी देखा जाएगा, इसलिए कि वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक है। तो इंदिरा गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे कोई हो, यहाँ तक मोहनदास करमचंद गांधी के भी विषय में काफी बातें हैं। लेकिन भारतीय जनता का दल बस यही कहता है कि इनकी व्यक्तिगत बातों में देश के जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको मत उलझाइए। नेहरू का क्या व्यक्तिगत चरित्र है और इंदिरा गांधी का क्या व्यक्तिगत चरित्र है और सबका क्या व्यक्तिगत चरित्र मतलब हो सकता है, लेकिन उसी में देश के महत्वपूर्ण विषय को ढकने की कोशिश मत करिए। तो कश्मीर फाइल्स पर ये जो गद्दार केजरीवाल कह रहा है कि हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, तो अब माकूल जवाब इसको मिला नहीं। दिल्ली में 3 बार जो है भारी बहुमत से सरकार इसने बनाया, पंजाबी में बनेगा। अब तो ऐसे गद्दारों का जब मन बढ़ेगा तो उसकी बातों को कहने का क्या मतलब है? इस देश के लोगों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को उस सवाल को ढूंढना है कि कौन लोग इस गद्दार को वोट करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है और भारतीय जनता दल ने बिल्कुल सोच रखा है कि इस प्रश्न का जवाब जो है वो लेना पड़ेगा। और कुछ चीजें तो स्पष्ट भी हो रही है धीरे धीरे। ये बीजेपी वाले जो है ऐसे गद्दारों को पालने, यानी सिर्फ वोट लेने के लिए और सत्ता पर काबिज होने के लिए अब उनकी रणनीति का एक हिस्सा बन गया है बीजेपी का कि केजरीवाल जैसे गद्दारों को पाला जाए और उन्हीं को, केजरीवाल हो, गद्दार राहुल गांधी हो, गद्दार वामदल वाले हों और भारतीय समाज विरोधी वो अखिलेश यादव हों और लोग हों, इनको पाला जाए। ये देश का कितना भी नुकसान करें तब भी पाला जाए और इन्हीं को दिखा करके अपने पक्ष में जो है वोट और चुनाव का माहौल बनाया जाए। ये साजिश चल रही है बीजेपी की। वरना मैं तो कहता हूं कि भाई कि यदि वो जनता ने बेवकूफी की, जनता की मानसिकता ने बेवकूफी की कि उसको वोट दे दिया, लेकिन संविधान में काफी प्रावधान दिए गए हैं, शक्तियां दी गई हैं कि इसी तरह की समस्याओं से निपटने के लिए जो है वो संविधान ने जो है इसकी व्यवस्था दी है। और यदि माने कि जनता ने कुछ बेवकूफी की, इसको बर्खास्त करके इसकी सारी गद्दारी के करतूतों को देश के सामने लाते, हमारी जनता उसको समझती और अपनी गलती पर पछतावा करती, अपनी गलती पर वो सुधार करती। लेकिन ऐसा ये मंशा नहीं है बीजेपी की। देश के खतरनाक दुश्मनों को, देश के खतरनाक गद्दारों को पालना बीजेपी की सत्ता में बने रहने की एक साजिश, बने रहने की साजिश जो है उनका सत्ता में रहने की साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इतना बड़ा मैंने भारतीय जनता दल आज 3 साल से कह रहा है कि राहुल इस देश का गद्दार है और ये कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गद्दार नहीं, राहुल बस सिर्फ पप्पू है। समझ जाइए कि इस देश का खतरनाक गद्दार कौन है। बीजेपी और मोदी और ये लोग जो कि इतने खतरनाक गद्दार राहुल को सिर्फ पप्पू के रूप में वो पेश करते हैं और कहते हैं, और यही नहीं कहते हैं साहब ये लोकतंत्र है। कोई बताए कि ये राहुल गांधी किस लोकतंत्र की निशानी है। जनता के लूटे हुए पैसे जो कि काला धन के रूप में उस पर ऐश करना ये लोकतंत्र है। हमेशा देश के खिलाफ बोलना ये लोकतंत्र है। हमेशा वो चीन परस्ती करना ये लोकतंत्र है।
हमारी सेना का हमेशा जो है उसका उसका शौर्य पराक्रम मनोबल को गिराना, ये लोकतंत्र है। हमारी सेना हमारी सेना के सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाना, ये लोकतंत्र है? बता दें लोग ना, ये लोग कहते हैं लोकतंत्र है, तो इसका जवाब दे दें पहले। बीजेपी जब इन गद्दारों को मैंने बचाती है तो एक तरह कहती है कि लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक कलंकित ये रूप है जिसको ये लोकतंत्र कहते हैं। मानता हूं कि जनता में अभी वो जागृति नहीं है। ये गलत कहते हैं कि जनता बड़ी जागरूक है। ये तो जब ये राजनीतिक दल जो है, जब जनता उनको वोट दे देती है तो बोलते हैं कि जनता जो है बड़ी जागरूक है, और यदि उनको वोट नहीं दे पाती है, अरे जनता थोड़ी नासमझ है और जो है वो भाग गई, उन्होंने भड़का दिया। भारतीय जनता दल कहता है कि जनता में जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है, और वो अभाव अपने आप नहीं बल्कि सुनियोजित ढंग से उसको जो है मैंने जो उसकी जागरूकता को मैंने लाने के बजाय समाप्त जो जागृति होनी चाहिए देश में, उस प्रकार की जागृति और उस स्तर की जागृति लाने के बजाय उसको समाप्त करने का सुनियोजित एक साजिश है। साजिशें तमाम है। और क्या है, देखिए मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, यानी बहुतायत की बात कर रहा हूँ। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इन खास करके जीएनपीसी वालों ने हमारी जो आवाम है उसको व्यक्तिगत स्वार्थी बनाने की कोशिश की है। और आज हमारे भारतीय समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ इस कदर वो यानी गहन रूप में वो घर करके बैठा हुआ है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर जो है वो संवेदना जो है वो आती नहीं है। और दूसरा कि जो एक राष्ट्र के रूप में हमारी जो पहचान होनी चाहिए, उस पहचान के प्रति हमको संवेदनशील होना चाहिए, वो संवेदनशीलता भी इसने छीन ली है। संविधान लगने के पहले जो हमारी जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और भी आधार पर जो भी हमारी पहचान रही हो, वही पहचान संविधान लगने के बाद भी माने हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमारा जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो वो संविधान तो हमारी जितनी भी जो भी पहचान रही हो कि हम हिंदू हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम मुस्लिम हैं, सारी पहचान को भारत के संविधान ने अमलगमेट करके, मिला करके एक धातु के रूप में दिया कि हम भारतीय नागरिक हैं अपने प्रस्तावना के जरिए। और वो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जरूरत इस बात की थी कि हम जो हमारी संवैधानिक पहचान है कि हम भारतीय हैं, उसी के अनुसार जो है वो उसी के अनुसार जो है ये वातावरण बनता। लेकिन ये भारत विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलंकुवेश में है, फिर वही पहचान जो संविधान लगने के पहले ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तमिल हैं, उस संविधान लगने के बाद भी जारी रखा। मतलब एक राष्ट्र के रूप में विकसित न होने देने की साजिश किया, और उसी के आधार पर जो है विखंडनकारी गतिविधि जो है चलती रही और ऐसे लोग सत्ता पर काबिज रहे। जब सत्ता का उपकरण मिल जाता है तब तो इनका तांडव तो सातवें आसमान पर होता है। तो यही हाल है। तो आज जो स्टालिन का चरित्र देखते हैं, विजयन का जो चरित्र देखते हैं,
ममता बनर्जी का जो 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 चरित्र देखते हैं, ये सब उसी 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 प्रवृत्ति की जो है वो पराकाष्ठा है। इसीलिए तो इस देश में भारतीयता का माहौल लाना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, कितना अनिवार्य है। इसी से तो एहसास होता है कि हमारा देश ये भारतवर्ष है और हमारे देश के लोग भारतीय हैं। इस तथ्य को दूर रखने के लिए जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद ये लोगों के दिमाग में ठूसा हुआ है। लेकिन इतना कठिन कार्य को माने का जिम्मा इसने लिया हुआ है भारतीय जनता दल, वो भी अपने देश के लोगों, अपने भारतीय आवाम के विश्वास के भूते के बल पर कि लोग समझेंगे कि यदि देश को बचाना है, देश को महफूज रखना है, उसको मजबूत करना है, भारतीयता को लाना ही पड़ेगा। तो ये एहसास जो है करवाने के लिए जो है बराबर अभी फिलहाल YouTube के संदेश के माध्यम से, YouTube के पैगाम के माध्यम से ये कोशिश कर रहा है। और हमको इस बात की खुशी है, भारतीय जनता दल को भी इस बात का खुशी है कि अब जो सुदूर, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, चाहे गुजरात हो, वहां से भी लोग महसूस करना शुरू किए हैं कि नहीं, बहुत हो चुका, भारतीयता को हर हालत में लाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी ये विखंडनकारी ताकतें बस तमाम मीटिंग कर रही हैं। हालांकि अभी इसका विस्तार नहीं हुआ कि कैसे इसको रोका जाए। तो रोकने की क्या जरूरत है भाई आप भी इस भारतीय एकता में शामिल होइए। भारत का नमक खाते हो और जो है तो ये फर्ज बनता है कि भारतीय एकता को मजबूत करने के प्रयास में शामिल हो। विरोध वो किस बात का? लेकिन ये सत्ता के कीड़े हैं, ये सत्ता के सौदागर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नाम रखना बिल्कुल मैंने जरा इनको पहचानिए। ये सत्ता के लिए क्या क्या वो नहीं कर सकते हैं। ये सत्ता के लिए देश के दुश्मनों को पालेंगे, हिंदू एकता की बात करेंगे, जबकि इस देश को जरूरत है भारतीय एकता की, और फैलाएंगे कि ये हिंदू राष्ट्र ये बनाने वाले हैं और जो है वो पहला हिंदू राजा क्या क्या सब बोलते रहते हैं। ये सब मिथ्या है और छलावा है। खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन तो बहुत अच्छी तरह से समझ ले कि यह देश को छलने वाले हैं सब बीजेपी वाले। और देश को हाईवे, एक्सप्रेसवे मानता हूं कि ये जीवन का आसान करता है। तो एक हाथ से आप हाईवे और एक्सप्रेसवे देंगे और दूसरे ओर से आप नफरत बांटेंगे। यह देश को कबूल नहीं है। देश को सबसे पहले सुकून चाहिए, समरसता चाहिए, एकता चाहिए, भाईचारा चाहिए। तो एक हाथ से आप देंगे हाईवे और एक्सप्रेसवे और दूसरे हाथ से जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ देंगे आप, जो ये कहेगा कि भाईचारा क्या होता है। जो ये वो गद्दार जो है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये बोलेगा कि भाईचारा क्या होता है। वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। गंगा जमुनी तहजीब क्या होता है उसका मजाक उड़ाएगा। और वो इसके बाद हमारे बिला वजह निराधार आधारहीन तो हम जो है वो बातों को लेकर के जो है आक्रमण करेंगे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर। दुख इस बात का है कि उसको उजागर करने वाले जो है, एक तो जो है कभी भी असदुद्दीन वैसे नहीं बोलता है इसको, वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करता है। लेकिन जो ये नफरत ये फैलाता है, ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, उसके विषय में असदुद्दीन ओवैसी गिरोह जो है या खुद असदुद्दीन ओवैसी एक शब्द नहीं बोलता है। तो इसे भी पहचानिए क्योंकि हो सकता है कि इन सबों की सांठगांठ हो कि भाई तुम इस क्षेत्र में जो है नफरत फैलाओ और हम इस क्षेत्र में नफरत फैलाते हैं।
हो सकता है कि इस तरह का धंधा यानी वो सब बांट लिए हो। तो ये सब देश को कबूल नहीं है, चाहे वो पुष्पन गुलशन गिरोह हो, चाहे वो असदुद्दीन गिरोह। तो इस तरह की मानसिकता जो है वो विकसित होनी चाहिए। इन्हीं सब को देखकर तो ये गद्दार केजरीवाल कहता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित भारतीय भाई बहनों के साथ कुछ नहीं हुआ। कितना अब हम कितना हमको गुस्सा आ रहा है, कैसे कहा जाए, लेकिन उससे अधिक गुस्सा आ रहा है कि किन लोगों ने उसको वोट दिया, किन लोगों ने उसको वोट दिया। यानी इतना गिरा हुआ आदमी। जब भी नेहरू की बात आती है, नेहरू ने कि इस देश बंटवाया, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया। तब आप समझ लीजिए कि यानी क्या भाव अब में आ गया। और बांटने का इल्जाम कि किसी और के मत्थे वो थोप दिया। सत्ता इसने हाथ आई, देश इसने बांटा, और इसका साथ किसने दिया? वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। और उसको इन सब ने बना दिया राष्ट्रपिता, सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी। उसी को बीजेपी भी पूज रही है, उसी को मोदी जी भी पूज रहे हैं। क्या धोखा दे रहे हैं इस देश को। तो जी न्यूज वाला जो है, जी न्यूज का जो सुधीर चौधरी कह रहा था कि जो विवेक रंजन अग्निहोत्री है, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स नाम की जो है फिल्म बनाई है, उनको धमकियां मिल रही हैं। तो यह कोई तालिबान का देश थोड़ी है कि धमकी कोई दे देगा। देखिए, सुधीर चौधरी जैसे लोगों का मतलब ये मकसद है, ये धमकियां देने वाले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, बस उसका इंटेंशन बस यही था। लेकिन ये हमारा देश कोई तालिबान का देश थोड़ी है कि धमकी देकर चला जाएगा। शासन जो है मोदी महोदय का है। धमकी देने वाला चाहे इनको यानी वो विवेक रंजन अग्निहोत्री हो, चाहे हाईकोर्ट जज हो, या किसी को भी हो, क्या उसका पता लगाना कठिन है क्या? तो ये मोदी जी को लानत है, धिक्कार है कि उनके शासन होते हुए जजेस को धमकी मिल रही है, और जो इनको हमारे जो विवेक रंजन अग्निहोत्री को धमकी मिल रही है। तो ये कहने की बजाय आप उसको पकड़िए, देश के बाहर करिए, दंडित करिए, लेकिन आप ये नहीं करेंगे। आप सिर्फ थमा देंगे जो है सुधीर चौधरी को कि वो भी किसी तरह से नफरत ही वो फैलाए। यही गद्दारी है मोदी जी का और बीजेपी वालों का। और केजरीवाल जो हमारी आवाम के साथ और हमारे देश के साथ जो गद्दारी करता है, वो सिर्फ जो है मोदी जी के बूते। वो जानता है कि हम कुछ भी करें, मोदी जी हमको बर्खास्त नहीं करेंगे। हिजाब पर कई हमारे भारतीय भाई बहनों ने हमसे सवाल किया कि हिजाब की बात है, आपका क्या विचार है? मैंने कहा, हमने कई बार इस बात को समझाया है कि भाई कोई पहनावा जो है वो किसी पंथ से संबंधित वो नहीं हो सकता। और जहाँ तक पंथ का सवाल है, पंथ जो है एक व्यक्तिगत आस्था है, और व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत तौर पर ही उसको निभाना होगा। अपने जो उनका व्यक्तिगत जीवन है घर के अंदर, आप हिजाब और वगैरह जो कुछ भी माने को पसंद करता है, ये विषय शुद्धता उनका है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जो हमारा भारतीय जीवन है, राष्ट्रीय जीवन है, इसमें किसी भी पंथ की और उसे संबंधित किसी बात की ये कोई भी इजाजत नहीं है। सार्वजनिक जीवन है, भारतीय जीवन है। और मान लीजिए कि सार्वजनिक जीवन में भी कोई
हिजाब पहन के आ गया तो इतना यानी बवाल भी नहीं खड़ा करना है, बस उनको प्यार से समझाना है कि उस पर आप बल मत दीजिए, जोर मत दीजिए कि ये मेरे इस्लाम का है, मेरे धर्म का है, पहन लिया कोई बात नहीं है, लेकिन उसको जोर नहीं देना है। हिजाब से कोई किसी को आपत्ति नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब बात उसके आगे है, जब वो शिक्षण संस्थाओं बन जाती हैं और खास करके कुछ जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लीजिए जैसे मान लीजिए वकीलों का, जज का एक ड्रेस होता है, और वहाँ भी कहेंगे हमारा इस्लाम है, पंथ है, इसकी हमारा इस्लाम है और हिजाब है, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो इस देश की व्यवस्था है, जो इस देश का कानून है, जो उसका पालन करना होगा। और वैसे तो हिजाब वगैरह आपका व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत जीवन में बनिए। मान लीजिए सार्वजनिक जीवन में कोई आ भी गया तो कोई उस पर प्रतिक्रिया न दे, और वह भी पंथ का नाम लेकर के जो है वो हैंकड़ी नहीं दिखा सकता है कि ये मेरे इस्लाम में। कभी कभार वो पहन लिए कोई बात नहीं। और जहां तक कि पहनावा का सवाल है, भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है, खास करके हमारे जो माताएं और बहनें और बच्चियां हैं उनके विषय में, वस्त्र ऐसा हो, परिधान ऐसा हो जो कि विशेष करके हमारे महिलाओं के लिए जो कि उनका तन ढकने वाला। बुर्का बिल्कुल उसके अनुकूल है, कोई बात नहीं है, लेकिन बुर्का में एक ही चीज मेरे समझ से या भारतीय जनता दल समझ से एक ही संशोधन की आवश्यकता है, चेहरा मत ढकिए। चेहरा ढकने से क्या होता है कि दूसरे अपराधियों को जो है इंपर्सोनेशन का मौका मिलता है। कई अपराधी बुर्का पहन के अपना चेहरा ढक करके जो है वो अपने अपराध को अंजाम देते हैं। तो वो मत ढकिए, और बाकी तो आपका पूरा तन, पूरा शरीर जो है वो ढका हुआ, बहुत बढ़िया। तो चेहरा न ढकते हुए बुर्के का प्रयोग करिए, नो प्रॉब्लम। और सिर्फ वही नहीं, मान लीजिए उनको पसंद बुर्का है, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी ये मत कहे कि ये इस्लाम में है। ये कोई कहता है ये जो पसंद तो पहनिए, पसंद मत पहनिए, इसमें लेकिन बल नहीं देना है, उसको बिला हो जाए वो पंथ से नहीं जोड़ना है, ये अपराध है। और सिर्फ हमारे इस्लाम आस्था वाले माता बहनें और बच्चियां नहीं, दूसरे पंथ वाले भी जो है वही वस्त्र पहने जो कि उनका तन ढके। लेकिन अफसोस जो ये भारतीय जनता दल की विनती है कि भाई कि तन ढकने वाला जो है, जिसमें कि बुर्का भी आता है, उसका इस्तेमाल हो। आजकल इस फैशन उद्योग ने ये सारी धारणाओं को जो है और सारी सोच को उसने ध्वस्त कर दिया है। वो ऐसे कपड़े बना रहा है फैशन उद्योग जिससे हमारे बच्चियों का, हमारी माताओं और बहनों का तन ढकने की जगह पर जो है वो प्रदर्शन पर केंद्रित होता है, और जो कि काफी अपराध को वो आकर्षित करता है और उसकी जड़ में। और हम फैशन को बढ़ावा देना है, और फैशन के जो उद्योग हैं उसके उद्योगपति जो है कई मंदिर बनवा देंगे, कई मस्जिद जो है वो बनवा देंगे अपने पाप को ढकने के लिए। ये भी होता है। वो आस्था जो चैनल है वो वहाँ भी मिल जाएंगे, जो सत्संग में बैठ करके तालियां में भी बजाएंगे। और फैशन वाला जो है वो कपड़े भी बेचेंगे, जो और कौन कपड़े जो कि तन ढकने के बजाय प्रदर्शन केंद्रित होते हैं। तो ये पाखंड तो है ना। तो इसको तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं अरे साहब ये ड्रेस तो हमारा व्यक्तिगत है, हमारी अभिव्यक्ति का पता नहीं क्या हमें मौलिक अधिकार है, क्या क्या तर्क देते हैं। इससे समाज में बुराई फैलती है। हमारे जो बच्चियों का
के साथ जो है, मैं सही कहता हूं कि भाई कि जब मैं अपने ज़माने में था, ये बलात्कार या रेप शब्द यानी का उच्चारण ही जो है मैंने बहुत शर्मनाक लगता था, बहुत संकोचपूर्ण। आज सरेआम हो गया, रेप 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 रेप, बलात्कार बलात्कार बलात्कार, दुष्कर्म दुष्कर्म, कान पक गए हैं। और उसकी जड़ में ये फैशन उद्योग की एक प्रमुख भूमिका है। और उसी प्रकार ये ग्लैमर की दुनिया, ये बॉलीवुड की दुनिया, टेलीविजन में विज्ञापन की दुनिया, ये सिर्फ जो है हमारे बच्चियों का, हमारी माताओं बहनों का, बेटियों का जो है, जब तक वो प्रदर्शन नहीं करवाते हैं तब तक उनमें यह विश्वास है कि तब तक उनका माल बिकेगा नहीं। इस तरह की सभी मानसिकताओं को ध्वस्त करने की जरूरत है। भाई तुम माल अच्छा बनाओगे तो हमारी माताओं बहनों को प्रदर्शित नहीं करके भी तुम ऐसा कर सकते हो। अरे काफी दिन तक तो ये था ना कि टाटा के जो प्रोडक्ट थे उनको विज्ञापन की आवश्यकता है ही नहीं। टाटा का नाम बस ले लिया, टाटा का नाम ही काफी था। उनके लिए कोई मैंने जो है क्या अर्धनग्न की अवस्था में किसी को पेश किया जाए तभी उसका विज्ञापन चलेगा, ऐसा नहीं था। तो ये मानसिकता भी काफी हमारे भारतीय समाज को तबाह कर रही है। तो बात चली थी हिजाब वाली बात है। हिजाब उनका व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत जोन में निभाया। सार्वजनिक जोन में आ भी गए तो उस पर बल मत दीजिए, और बल देने का आपका अधिकार नहीं है कि ये इस्लाम से संबंधित फलाने ठिकाने। और ये कोई आपत्ति भी करता है तो उसके आपत्ति का सम्मान भी करिए। तो दृष्टिकोण बिल्कुल साफ वो होना चाहिए। और विशेष करके जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर ड्रेस कोड बना हुआ है, वहां पर तो बिल्कुल नहीं। इस सब के केंद्र में है कि हमारा दृष्टिकोण भारतीय होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण, और जो भारतीय है तो उसमें भारतीय संस्कृति भी आती है। और भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति के मूल में है नारी का सम्मान। जब नारी के सम्मान की बात आएगी तो वो समाज ढंग से देखी जाए तो उसके परिधान की भी बात आएगी, फैशन नहीं आएगा उसमें। तो अब जैसे साड़ी है जो कि पूरा हमारा तन ढकती है, बिल्कुल वो जो है वो स्वागत योग्य है। अब वो साड़ी को छोड़ करके पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप जो कि प्रदर्शन केंद्रित होते हैं, यह इस भारतीय समाज को मंजूर नहीं है। लेकिन वो लोग कहते हैं पश्चिमी सभ्यता का दबाव, फलाना दबाव। अरे पश्चिमी सभ्यता से मतलब हमारे देश की सभ्यता खुद ऐसी है कि उनको अकल दे सकती है, उनके लिए मिसाल बन सकती है। लेकिन हम अपने चरित्र को अपनी सोच को ऊंचा करें तो ना। जब हमारी प्रवृत्ति बस नकल करने की रहेगी तब तो हो चुका। हम जो हमारे देश की संस्कृति है कि हम अपने जो बच्चियों को, माता बहनों को और घर के बहुओं को यानी तन ढक करके भी वो काफी जो है वो सुंदर भी लगती हैं और बहु बेटी भी लगती हैं। और समाज में जो सम्माननीय जो उनका अधिकार है वो भी उसको भी प्राप्त होती हैं। लेकिन फैशन के द्वारा नहीं, ग्लैमर की जो दुनिया है उसकी नकल करके नहीं, ये बॉलीवुड जो इतना गंदा हो गया है उसकी नकल करके नहीं, विज्ञापन में जिस टाइप से चल रहा है उसकी भी नकल करके नहीं। तो ये कुछ लोग इस पर नहीं बोलते हैं, लेकिन चूंकि समाज में कई बुराइयों का एक कारण बना हुआ है। मैंने बताया था कि एक बार किसी ने आरटीआई के थ्रू पूछा था इसको, यूपी पुलिस को,
कि भाई ये महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसका कारण क्या है। तो जो पुलिसिया दिमाग होता है, लेकिन वो पुलिसिया दिमाग तो उसने स्वाभाविक रूप से सही बात कही थी कि जो ड्रेस है, जो पहनावा है, ये काफी समस्याओं की जड़ है। बात सही है। और उस पर ये मीडिया वाले तमाम चढ़ बैठे, वो पैनल डिस्कशन बिठा दिया। ये तो कुछ एपिसोडों में भी बताया गया कि पैनल डिस्कशन में माने होने लगा, और सब उस जो यूपी पुलिस का जो प्रवक्ता था उस पर सभी आक्रमण कर रहे थे, कैसे आपने कह दिया। तो चुप बैठे बैठे उसने एक सवाल कर दिया। अच्छा, और जो कि उस पैनल डिस्कशन में कई महिलाएं में भी थी, उसमें वो रंजना कुमारी भी थी, जो कि अब अपने को फेमिनिस्ट कहती है। तो उस यूपी पुलिस के प्रवक्ता ने साथ सवाल कर दिया, जब काफी आक्रमण सब कर रहे थे, कि मैडम ये बताइए कि आप लोग ऑफिसों में इतना सज धज करके क्यों जाती हैं? न तो कोई वहां पर शो है, न तो कोई जो है फिल्म की शूटिंग है, न कोई मॉडलिंग है, तो ऑफिस है ना, तो इतना सज धज करके क्यों जाती हैं? अब उस महिला की मानसिकता जरा देखिए। वो कह रही है कि पुरुषों को आकर्षित करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये देखिए, मैं कहता हूं कितनी खतरनाक किस्म की मानसिकताएं चलती है। वो महिला कह रही है कि मैं सज धज के अफसर में इसलिए जाती हूं कि पुरुषों को आकर्षित करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस पैनल पर बैठे हुए कोई नहीं बोल रहा है कि मैडम, आपको सभी पुरुषों को आकर्षित करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ एक ही पुरुष को आकर्षित करने का अधिकार है, और वो आपके पतिदेव महोदय हैं। और जो महिला सभी पुरुषों को आकर्षित करती है, समाज ने उसको लिए एक शब्द दिया हुआ है, एक अल्फाज दिया हुआ है। शायद उस अल्फाज का प्रयोग यहाँ पर आपके लिए किया जाए तो शायद आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप भड़क जाएंगी। यह बोलने वाला उस पैनल पर कोई नहीं था, लेकिन बोलना चाहिए था। तो ये देख लीजिए मानसिकता। आज जो ये फैशन अपनाने वाले हैं, उनसे पूछिए, और उनके इस मानसिकता को तर्क को ध्वस्त करने की आवश्यकता है कि ये मेरा निजी है। कैसे निजी भाई? पान करके तुम घूम रहे हो, और जो है देखिए, और उसके बाद जो है, ये मनुष्य तो है, लेकिन उसके अंदर एक पशु बैठा हुआ है, हिंसक पशु। जब उसको मौका मिलता है तो वो मनुष्य के अंदर बैठा हुआ हिंसक पशु जो है बहुत उग्र हो जाता है। वही चलिए, वो बलात्कारी भी बन सकता है, वो चोर भी बन सकता है, वही जो डकैत भी बन सकता है। तो इसलिए मनुष्य के अंदर बैठा हुआ जो हिंसक पशु है, उसको आह्वान करने की, उसको दावत देने की, उसको बुलावा देने की कोई भी ऐसा काम न किया जाए। और उसमें फैशन जो है, जो कि तन ढकने के बजाय वह प्रदर्शन केंद्रित होता है, वो इसी आग में घी डालता है। तो ये एक बहुत सामाजिक प्रश्न है, इसके प्रति लोग संवेदनशील हो। बाकी तो जो ये गद्दारी करता है केजरीवाल वगैरह जो है, और जो है अब बीजेपी जो है वो कश्मीर फाइल बना करके जो है हिंदू बनाम मुस्लिम के बना करके वोट बटोरने की साजिश करती है। इसको भी पहचानने की जरूरत है। लेकिन भारतीयता के दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो वो पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो भारतीयता इस मुल्क के लिए, और इस जो दौर चल रहा है उसमें बहुत आवश्यक है। और इस तरह की तमाम बीमारियों की एकमात्र दवा होता है, लेकिन लाख दुखों की एक दवा, और जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेनेसिया, यानी कई रोगों की एकमात्र दवा भारतीयता। और अपने को भारतीय समझिए, बाकी चीजें गौड़। और ये कहना छोड़ दीजिए कि हम गर्व से हम हिंदू हैं, गर्व से हम ठाकुर हैं, गर्व से हम मुस्लिम हैं। बिल्कुल नहीं।
आप सिर्फ भारतीय हैं। इसी का प्रण लीजिए, मन में बिठाइए और आचरण और व्यवहार करिए ऐसा। तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।